हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम एक और छोटी सी एनबीएफसी कंपनी, मतलब छोटे तो नहीं, काफी सब्सटैंशियल साइज है, एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने अभी अभी अपना रिजल्ट अनाउंस किया, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो इस कंपनी का मार्केट कैप है करीबन करीबन 22,200 करोड़ के आसपास का, और कंपनी का नाम है पीरामल एंटरप्राइजेस। अब देखो, जैसी प्रॉब्लम्स बाकी सारी कंपनी के साथ आ रही थी, सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी आया। इनका भी एक लेगेसी होलसेल बुक हुआ करता था, जिसमें बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई थी इनकी एसेट क्वालिटी की। ये क्या करते थे, एकदम बड़े बड़े साइज का लोन देते थे, कुछ 500 करोड़ का लोन दे दिया, 600 करोड़ का लोन दे दिया, 1000 करोड़ का लोन दे दिया। अब आप जब 1000 करोड़ का इतना बड़ा लोन देने जाते हो, तो अगर आपका एक एक बंदा भी डिफॉल्ट करता है ना, तो आपका ग्रॉस एनपी नंबर में बहुत तगड़ा हिट आ जाता है। तो इसलिए अभी के लोग क्या कर रहे हैं, इनको समझ में आ गया कि हमारी भाई वो वाली बुक तो हो गई खराब, तो अब ये कर रहे हैं फ्रेश स्टार्ट। अब इनका क्या हुआ था लास्ट ईयर, तो इनका इनका पैट ही नेगेटिव हो गया था। मतलब जो कंपनी पहले करीबन करीबन 10,000 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही थी, उसने पैट नेगेटिव रिपोर्ट कर दिया था। और अब इन्होंने फ्रेश स्टार्ट लिया है। अब ये कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपनी पूरी की पूरी जो पुरानी वाली होलसेल बुक है, उसको धीरे धीरे खत्म कर देंगे। भाई FY 26 के एंड तक उसको लेस देन 5% ले आएंगे, FY 25 के एंड तक उसको लेस देन 15% ले आएंगे या 10% ले आएंगे। वो एक बार नंबर क्लैरिफाई कर लेना। मतलब बेसिक मोटी कहानी यही है कि धीरे धीरे हम अपनी पूरी होलसेल बुक जो पुराने वाली थी, उसको खत्म कर देंगे। अब हमने किया है फ्रेश स्टार्ट। अगर हम एयूएम ग्रोथ की बात करें, तो इनका एयूएम ग्रोथ था करीबन करीबन 10% ऑन अ वाई लेवल। अब देखो, अगर हम देखने जाएं तो ये 10% तो बहुत छोटा ही नंबर लगेगा हमें एज कम्पेयर टू कोई दूसरी एनबीएफसी। बट यहाँ पर फर्क क्या है, ये कॉम्बिनेशन है आपकी जो पुरानी लेगेसी बुक चलती हुई आ रही है और जो नई बुक आप बना रहे हो, दोनों का। अगर हम सिर्फ सिर्फ नई बुक वाला देखें, जो नई बुक इन्होंने बनाई है, वो नई बुक में कितना ग्रोथ आया तो हमें पता चलेगा। उसमें ग्रोथ आया 51% का ऑन अ वाई लेवल। तो 51% का ग्रोथ तो बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि अब हमें पूरी बुक तो इसलिए नहीं देखना है, क्योंकि वो वाली बुक तो धीरे धीरे करके खत्म हो ही जाएगी। उससे तो अब हमें कोई मतलब रहेगा ही नहीं। उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि वो हमारे क्रेडिट कॉस्ट को फटका कितना मार के जाती है, अभी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अफेक्ट करके जाती है। भाई खत्म तो होगी, बट कितना उसको खत्म करने के लिए उसको कितना खर्चा पड़ेगा अपने को, हमें उस पर ध्यान देना है। उस लोन बुक की ग्रोथ रेट पे ध्यान देना ही नहीं है। तो हमें यही देखना है कि जो नया वाला बुक बना रहे हैं, ये नया वाला बुक किस रेट पे ग्रो कर रहा है। और इन्होंने अपने पुराने जो किया हुआ पाप है, उससे एक सबक भी सीखा। इन्होंने कहा कि भैया अब हम हमारा जो होलसेल बुक वाला सेगमेंट है, उसको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अब हम ऐसा मिक्सचर लेके चलेंगे कि 70-30 अभी करंटली मिक्सचर है, और अगर हम आगे जाते हुए बात करें तो 75-25 का रेशियो लेके चलेंगे रिटेल टू होलसेल में। तो होलसेल इनका 25% ही रहेगा। जो अभी 30% है, इसको धीरे धीरे करके ये 25% के आसपास ले आएंगे। तो अब हमने समझा कि भाई ओवरऑल एयूएम ग्रोथ तो आया 10% का, बट जो नया वाला बुक बन रहा है, नया वाले बुक में एयूएम ग्रोथ आया हमारा 51% का। अगर अब हम इनमें सेगमेंटेशन भी समझे कि भाई इसमें रिटेल में कितना आया और हमारा होलसेल में कितना आया, तो वो भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें रिटेल की, तो रिटेल में हमें देखने को मिलेगा कि 43% का ग्रोथ आया ऑन अ वाई लेवल। तो मतलब बहुत बढ़िया ग्रोथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर और ये हो गया 72% ऑफ द टोटल एयूएम। तो पुराना बुक नया बुक दोनों मिला दो, तो ये जो रिटेल वाला बुक है, ये बन गया है 72%। और अगर होलसेल बुक की बात करें, तो होलसेल बुक 2.0, मतलब एक तो पुराने वाला 1.0 वाला तो जो हो गया, जो पाप कर दिया, जो खराब हो गया, उसको छोड़ें। जो 2.0 वाला है, उसमें हमें एयूएम ग्रोथ देखने को मिला 132% ऑन अ वाई लेवल। क्यों? क्योंकि नया बुक चालू किया है, बहुत छोटा सा बेस है, बहुत छोटे से टेक्स्ट में, तो आपको टाइम्स में ग्रोथ दिख ही जाएगा। तो आपका वाई लेवल पे जो ग्रोथ आया, वो 1.25 टाइम से भी ज्यादा आ गया। मतलब 132% का वाई लेवल पे ग्रोथ आ गया, और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 11%। तो 72% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा नया वाला रिटेल बुक, और 11% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा नया वाला होलसेल बुक। तो 72, और मतलब मोटा मोटी 80 to 83% जो नया वाला बुक है, वो पहुंच गया है। जो अब पुराने वाला बुक का कंट्रीब्यूशन है, वो 17-18% ही रह गया है। और अब उसको 17-18% को ये इस साल के एंड तक ले जाएंगे 15% से कम, और अगले साल के एंड तक FY 26 के एंड तक ले जाएंगे 5% से कम। तो ये इनका एक एक टारगेट बन रहा है कि हम धीरे धीरे जो हमारा खराब हुआ हुआ लोन है, जो खराब हुई हुई बुक है, उसको धीरे धीरे खत्म कर दे, और हमने फ्रेश स्टार्ट किया। देखो, अब इन सारी कंपनियों में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये देखो, इस सारी कंपनियों में जो छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है ना, ये जैसे फ्यूजन का भी हम केस ले ले। फ्यूजन ने इस क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट कर दिया। इन सबके साथ यही होता है कि ये बहुत लंबे टाइम तक ग्रोथ दिखाते हैं, और फिर एकदम से इनका ग्रॉस एनपी नंबर, नेट एनपी नंबर आने लग जाते हैं। अगर आप पिरामल का भी देखोगे, तो पिरामल का अगर आप 2 साल पहले का देखोगे, तो 2 साल पहले में एक साल में ही पार्ट 5 गुना हो गया था। करीबन करीबन 2000 करोड़ का पार्ट 10,000 करोड़ का हो गया था। उसमें कुछ वो वाला पोर्शन भी था जिसमें इनको टैक्स वापस मिला था। बट अगर वो भी छोड़ दें, तो पीबीटी पीबीटी की बात कर लें, तो पीबीटी भी इनका डबल हो गया था।
और डबल होते हुए पीबीटी में नेक्स्ट ईयर इन्होंने लॉस रिपोर्ट कर दिया। तो अब इन सारी कंपनी में ये दिक्कत है कि कभी भी उठ के इनका ग्रॉस एनपी आ जाता है, क्योंकि अगर बिजनेस मॉडल सही नहीं होगा तो आपको एक खराब लोन लगेगा कि आपकी पूरी की पूरी बुक की ऐसी तैसी हो जाएगी। सेम चीज इनके साथ हुई। इन्होंने बड़े बड़े होलसेल लोन दे रखे थे और होलसेल लोन में इनकी ऐसी तैसी हो गई। अब देखो, अब ये एक और चीज कर रहे हैं। अब ये अपना मर्जर कर रहे हैं अपनी एक एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ। इनकी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी है, पीसीएचएफएल, मतलब पीरामल कॉर्पोरेशन हाउसिंग फाइनेंस समथिंग समथिंग, इनका एक कंपनी है जिनके साथ ये मर्जर कर रहे हैं। और ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा Q1 एफआई 26 में, मतलब नेक्स्ट 4 क्वार्टर के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये मर्जर। मतलब सब सारे रेगुलेशन वेगुलेशन कर लिया है इन्होंने, बट अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में इनका मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जाके मिल जाएंगे उसमें। अगर हम अभी भी बात करें तो इनका 45% ऑफ द रिटेल बुक आता है हाउसिंग लोन से, और उसका भी कुछ पुराना लोन पड़ा है। तो हो सकता है ये 45-50% के आसपास का इनका इनका हाउसिंग लोन पहुंच जाए। बट अगर इनको एनएचबी से भी पैसा चाहिए तो एनएचबी से भी पैसा लेने के लिए इनको करीबन करीबन 60% का हाउसिंग लोन चाहिएगा। तो वो तो अभी हुआ नहीं। वो तो अभी हो नहीं रहा। अगर आप देखते हैं क्या कंपनी इस बारे में कुछ बोलता है कि भाई हम एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनना चाह रहे हैं, अगर उस तरीके से बोलता है कुछ, तो इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी डाउन आ जाएंगे, क्योंकि इनको एनएचबी से फंड मिलने चालू हो जाएंगे। तो उस बारे में तो हमें मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, क्या वो उस नजरिए से सोच रहे हैं, या फिर अपने को एक एनबीएफसी बन के ही रहना है, एक फाइनेंस एनबीएफसी बन के ही रहना है, एक हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी नहीं बनना। वो तो मैनेजमेंट की कमेंट्री में हमें पता चलेगा। तो इनका मर्जर हो रहा है, ये भी हमने समझ लिया। अच्छा, ये जो मर्जर हो रहा है ये पहले डीएचएफएल कहलाता था, अब डीएचएफएल को पीरामल ने टेक ओवर कर लिया, अब पीरामल के साथ ये जुड़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करें जो नई लोन बुक का सेगमेंटेशन है उसके बारे में बात करें, इसमें 88% तो रिटेल है और 12% के आसपास हमारा होलसेल बुक है। तो क्या समझा, एक बार पुरानी बुक को छोड़ दो, तो जो अगर 100% ऑफ जो नया बुक है, उस नए बुक के 100% में से 88% तो है हमारे रिटेल लोन्स और 12% है हमारे होलसेल लोन्स। और अब इसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे, 75:25 के रेशो में मेंटेन करेंगे कि 75% हमारा रिटेल और 25% हमारा होलसेल, जिससे आगे चल के हमें दिक्कत ना आए। जो इनको पहले दिक्कत आ गई थी कि होलसेल बुक की ऐसी तैसी हो गई थी, वो दिक्कत वापस ना आए, इसकी वजह से ये लोग ये काम करना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें जो जो इनका कंबाइंड बुक है, जो जो नया कंबाइंड बुक है, जो नया इन्होंने बुक बना लिया है, उसका साइज हो गया करीबन करीबन 57,600 करोड़ रुपीस के आसपास का। और अगर हम टोटल लोन बुक देख लें, टोटल लोन बुक मतलब जो नया बुक है और पुराना बुक दोनों को ऐड करके देखें, तो करीबन करीबन 70,600 करोड़ के आसपास का ये बुक पड़ा है। तो अब हमें बेसिक फोकस तो हमें रखना है ये 57,600 करोड़ वाली बुक पे, क्योंकि ये जिस रेट से ग्रो करेगा वही कंपनी का आगे चल के रेट होगा, क्योंकि जो पुराने वाला है वो तो धीरे धीरे खत्म ही होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं जो एयूएम का ग्रोथ नंबर 10% आया, वो इसीलिए आया कि जो पुरानी वाली बुक पड़ी है, जो 17-18% की पुरानी बुक पड़ी है, ये तो जा रही है नीचे। इसमें तो हमें देखने को मिल रहा है डी ग्रोथ, क्योंकि ये तो हो गई है खराब, तो इसको ये कर रहे हैं खत्म। और वही जो नई वाली बुक है वो कर रहा है 50-60% के आसपास से ग्रो। तो वो जब बढ़ेगा तो फाइनली ग्रोथ रेट तो हमारी उसी की मैटर करेगी। तो हमें देखना है 57-58,000 करोड़ वाली लोन बुक किस रेट पे ग्रो कर रही है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ फंड की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके वाई वाई लेवल पे थोड़े से बढ़ गए, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट था पिछले पूरे साल। कुछ 2-3 रेट हाइक भी आ गए, इसकी वजह से हमें देखने को मिला कि इनका इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर गया। कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर गया फ्रॉम 6.4% टू 7.2%, तो एक करीबन करीबन 0.8%, मतलब 80 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंक्रीज आ गया। वहीं अगर हम इनके यील्ड ऑन एडवांसेस की बात करें तो यील्ड ऑन एडवांसेस में आया सिर्फ और सिर्फ 2 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज। तो यील्ड ऑन एडवांसेस इनके बढ़ गए फ्रॉम 13.7% टू 13.9%। तो जब आपका यील्ड उस पेस से नहीं बढ़ा जिस पेस से आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़े, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपका निम्स कंप्रेस हो गया। तो निम्स कंप्रेस हो गया और वही चीज हमें यहाँ पर देखने को भी मिली। अगर हम इनके निम्स की बात करें तो इनका निम्स कंप्रेस होके रह गया 6.7% पे। तो अब पहले पहले अगर हम Q1 FY24 में देखें तो Q1 FY24 में ही 7.3% के आसपास के निम्स लेके आते थे, और जो अब घट के रह गए 6.7% के आसपास के। तो ये थी कहानी, बट ये तो कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जाने की वजह से हुआ। अगर हम क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, करीबन करीबन 20 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और वो आ गई है फ्रॉम 1.1.5% टू 1.3% आ गई है। तो ये अच्छी चीज है भाई, क्रेडिट कॉस्ट आपकी कम हो रही है, इसका मतलब आपको प्रोविजन कम करने पड़ रहे हैं, प्रोविजन कम करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपको ये बता रहे हो
कि जो आप नई वाली बुक बना रहे हो उसमें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आ रही, वहां पर आगे चल के आपको ज्यादा ये तकलीफ नहीं आएगी कि आपका लोन खराब हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट को सारी आगे की फ्यूचर सिचुएशन अच्छी लग रही है। बट फिर भी हमें सारी चीजें ट्रैक तो करती रहनी पड़ेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, तो बहुत ट्रैक करने की इस कंपनी को तो खासकर जरूरत है। क्योंकि एक बार आपका बैकग्राउंड खराब हो जाता है ना, तो फिर बहुत समस्याएं आती है। आपको पेमेंट भी जो मतलब आपकी फंडिंग उठाओगे ना, आप एक चीज समझो, कोई भी खराब एसेट क्वालिटी होती भी कंपनी में कोई भी पैसा नहीं डालता। अब इनके लिए सोर्स ऑफ फंड्स ही, मतलब सोर्स ऑफ फंड कह रहा हूँ, रॉ मटेरियल ही पैसा है। तो जब आपका एसेट क्वालिटी खराब होती है तो आपको कोई भी बंदा पैसा देने के लिए आता नहीं है, और एनबीएफसी के पास कासा अकाउंट्स तो होता ही नहीं है, तो इनको पैसा लेना पड़ता है बैंक वगैरह से ही। तो इनके लिए ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन बन जाती है। अगर हम रिटेल एयूएम का ब्रेकअप देखें कि रिटेल में कहाँ कहाँ पर लेंडिंग करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि 45% तो है हाउसिंग लोन्स, 23% है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और 9% है बिजनेस लोन, 5% है यूज्ड कार लोन्स, और 18% आते हैं अलग अलग सेगमेंट से कि भाई पर्सनल लोन दे दिया या और कोई लोन दे दिया, इस तरीके से आते हैं। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम डिस्बर्समेंट की बात करें तो डिस्बर्समेंट वर डाउन ऑन अ क्वार्टर क्वार्टर लेवल। तो ये तो देखो, हमने हर हर एनबीएफसी के केस में यही देखा है कि भाई इन्होंने कहा कि भाई क्यू वन हमारा सीजनल इफेक्ट्स की वजह से थोड़ा सा ठंडा रहता है, क्योंकि क्यू वन में आप पीछे भी कभी भी देख लो, हमारे हिस्टोरिकली क्यू वन इज द वीकेस्ट क्वार्टर फॉर आर कंपनी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इसीलिए आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे, Q4 से Q1 कंपेयर करोगे, तो आपको डिस्बर्समेंट थोड़े डाउन मिलेंगे। बट वहीं अगर आप वाई वाई लेवल पे कंपेयर करोगे, तो वाई वाई लेवल पे डिस्बर्समेंट ठीक ढंग से बढ़े। अगर हम वाई वाई लेवल की बात करें तो वाई वाई लेवल पे डिस्बर्समेंट बढ़े 20%। तो वहां पर ग्रोथ सही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे हमें कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई एक तो हीट वेव का इफेक्ट हो गया जो हर कंपनी ने बताया, दूसरा ये हो गया कि सीजनली सबसे वीकेस्ट क्वार्टर रहता है Q1 फाइनेंशियल के लिए, तो उसको हम छोड़ देंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रेट हम नहीं देखेंगे। उसके ऊपर इन्होंने ये भी बताया कि आरबीआई के एक रेगुलेशन की वजह से इनका डिस्बर्समेंट करीबन करीबन 255 करोड़ रुपीस के आसपास का कम रहा था। मतलब और बेहतर डिस्बर्समेंट में ग्रोथ रेट आ सकती थी। अब वो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगले अगले क्वार्टर से वापस ग्रोथ रेट आने लग जाएगी। बट अगर आप आरबीआई के रेगुलेशन के बावजूद आपको 20% वाई वाई लेवल पे ग्रोथ रेट आ गया, तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। क्योंकि अगर आप 255 करोड़ रुपए और कर देते तो आपका ये डिस्बर्समेंट ग्रोथ रेट करीबन करीबन 25-30% के आसपास का हो जाता, तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम कस्टमर प्रोफाइल की बात करें, तो 56% ऑफ द कस्टमर आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अब जैसे हमने बाकी होम फाइनेंस कंपनी में भी देखा था, या बाकी और कंपनियों में भी देखा था, कि हर कंपनी कुछ ना कुछ ऐसा अपना एक एक पोर्शन बना के चलती है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के कस्टमर को केटर करूंगी, या फिर मैं अपने अपने सैलरीड वाले एम्प्लॉय को केटर करूंगी। तो इनका ऐसा डिवीजन है कि करीबन करीबन 56% कस्टमर तो आते हैं हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के, और 44% आते हैं सैलरीड से। और अगर जो जो जोग्राफिकल डिवीजन की बात करें, तो हमें पता चलेगा कि 41% आता है टीयर 2 सिटी से, 23% आता है टीयर 1 सिटी से, और 27% आता है उन सिटी से जो बिल्कुल मेट्रो के पास होती है। तो मेट्रो के एडजेसेंट सिटी से आता है 27% रेवेन्यू। अगर हम ब्रांच एक्सपेंशन की बात करें, तो इन्होंने इस क्वार्टर में 11 ब्रांचेस ऐड करी, और अब टोटल पहुंच गया करीबन करीबन 501 ब्रांचेस का। तो ये भी ठीक है। और और अगर बात करें इनके इनके एसेट क्वालिटी की, तो एसेट क्वालिटी थोड़ी थोड़ी खराब हुई है। अब ये तो हमने ऑलमोस्ट हर एनबीएफसी में ही देखा कि इस क्वार्टर में सबकी सबकी एसेट क्वालिटी, किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी के फ्यूजन की लेवल की भाई पार्टी गायब हो गया, और किसी के थोड़े बहुत, जैसे यूक्रो में थोड़ी सी एसेट क्वालिटी खराब हुई, है ना। तो ये हमें हर हर एनबीएफसी में देखने को मिला, और यही चीज यहाँ पर भी कंटिन्यू करी। अगर इनकी एसेट क्वालिटी की बात करें, तो इनका ग्रॉस एनपी नंबर बढ़ गया फ्रॉम 2.4% टू 2.7%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। और नेट एनपी नंबर बढ़ गया फ्रॉम 0.8% टू 1.1% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और अब देख लेते हैं इनका जो ये टारगेट दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनका एक तो टारगेट बहुत लंबा है, देखो। एक तो ये बहुत एक भयानक चीज है कि बहुत लंबा ही टारगेट देके चल रहे हैं। आपको अगले साल का टारगेट देना चाहिए, ज्यादा ज्यादा उससे अगले साल का टारगेट दे देना चाहिए। ये टारगेट देके चल रहे हैं अगले 3 साल का, 4 साल का। मतलब ये कह रहे हैं FY28 में हम क्या क्या करेंगे, वो इन्होंने आज बता दिया। तो हमें इसको तो बहुत ही ध्यान से ट्रैक करना पड़ेगा कि भाई सब कुछ ऑन ट्रैक चल रहा है, या कुछ वापस दिक्कतें आना चालू हो गई हैं। तो इस कंपनी में तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें, तो इन्होंने टारगेट किया है कि हम अपना आरओए ले जाएंगे बिटवीन 3 and 3.5% के आसपास इन इन FY28। और अभी इनका आरओए कितना है, इनका भी आरओए कुछ कुछ 0.4-0.5% के आसपास था, क्योंकि अभी पिछले साल तो इन्होंने लॉस ही रिपोर्ट कर दिया था, इसलिए इसका इनका आरओए एकदम गायब ही है। और कह रहे हैं कि हम अपने
एयूएम को ग्रो करेंगे बाय 26% ऑन अ वाई लेवल। तो अगर हम 3 साल की बात माने तो ये कहना चाह रहे हैं कि 3 साल में अपना एयूएम डबल कर देंगे। तो अभी जो करंटली इनका एयूएम है वो हम माने अगर 70,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है, तो नेक्स्ट 3 साल में मतलब FY 28 की स्टार्टिंग में ये कह रहे हैं कि FY 28 की स्टार्टिंग में हम अपना एयूएम को पहुंचा देंगे करीबन करीबन 1,40,000 करोड़ रुपीज के आसपास का। और हमारा जो रिटेल होलसेल मिक्स का जो रेशियो रहेगा वो वही रहेगा 75:25 का, कि 75% हमारा रिटेल और 25% हमारा होलसेल। अब फाइनली बात कर लेते हैं इनके नंबर्स की कि नंबर कैसे रहे। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा 18% ऑन अ वाई लेवल, अदर इनकम डिग्रू बाय 21% ऑन अ वाई लेवल, एंड देयरफॉर द टोटल इनकम ग्रू बाय ओनली 9% ऑन अ वाई लेवल। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा 3% से ऑन अ वाई लेवल। अब देखो ये सारी कहानी क्या है कि यहाँ पे ये ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो आपको एकदम से कोई बहुत बेहतरीन नंबर देखने को मिलेंगे नहीं। बट आपको ये ट्रैक करना है कि जो नया वाला ये बुक बना रहे हैं, नए वाले बुक पे कोई ज्यादा नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए ना आए और नए वाले बुक की ग्रोथ रेट ठीक रहे। फिर भी हम बात कर लेते हैं। और फाइनली जो पैट था वो पैट वॉज डाउन 64% ऑन अ वाई लेवल। तो चलिए यही थी कहानी पीरामल एंटरप्राइजेस की। इसमें बस हमें इसको इसको इस कंपनी को ये डायरेक्शन तो इन्होंने सही पकड़ा है। जब इन्होंने इनकी बुक खराब हो गई, खराब होने के बाद जो ये नई बुक बना रहे हैं, ये बना तो सही डायरेक्शन में ही रहे, बट इसके बाद भी हमें इनको लगातार ट्रैक करते रहना पड़ेगा, कहीं कहीं कोई भी और ज्यादा दिक्कत ना आ जाए। जैसे देखो बाकी जो कंपनी पहले से अच्छा है ना, जैसे अगर यूग्रो पहले से ही अच्छा कर रहा है, तो उसकी एसेट क्वालिटी फ्रॉम 2.5 टू 2.7 गई, तो उतना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बजाय कि एक कंपनी जिसका पहले भी पास्ट खराब रह चुका है और उसकी एसेट क्वालिटी फ्रॉम 2.4 टू 2.7 जाए। तो ये चीज हमें देखते हुए चलनी पड़ेगी। कंपनी जा सही डायरेक्शन में रही है, काम भी सही कर रही है, बट फिर भी हमें इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार ट्रैक करते रहना पड़ेगा। और अगर कुछ भी दिक्कत आए तो बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब देखो एक बार हिस्ट्री खराब हो जाती है तो हो ही जाती है, उसका एक इफेक्ट रहता ही रहता है। तो चलिए इतना ही रखते हैं पीरामल एंटरप्राइजेस के बारे में। आगे चल के हम 2-3 वीडियो और बना लेंगे और 2-3 कंपनी के बारे में एनालिसिस भी कर लेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।